16 जो है वो आज का हमारा एरिया है जिसको हमने कवर करना है। पहले चैप्टर नंबर 14 पे चलते हैं। बच्चों, जब आपको चीज़ें आती होती हैं ना, तो आप एक तरतीब से उसको हैंडल करते हैं और उसको कवर करते जाते हैं, पता भी नहीं चलता, चैप्टर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आपको चीज़ें नहीं आती होती तो आप किताब की तरतीब से या जिस तरह लिखा होता है उस तरतीब से चलते हैं और आपको वो ज़्यादा लेंथी फील होती है। चैप्टर नंबर जी रिकॉर्डिंग ऑन है। चैप्टर नंबर 14 जो है वो रिटर्न का चैप्टर है। कुछ सवालात के जवाब लेते लेते इस चैप्टर को कवर करेंगे। मेरा मानना है जिस बच्चे को ये चैप्टर आता है ये 15 मिनट से ज़्यादा का चैप्टर नहीं है। सबसे पहली बात ये कि रिटर्न होती क्या है। वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए हम अपनी इनकम एफबीआर को डिक्लेयर करते हैं उसके रिटर्न कहते हैं। दूसरी बात यह है कि रिटर्न किसको जमा करवानी चाहिए। हर वो बंदा जिसकी इनकम 6 लाख से ऊपर है, हर कंपनी, हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हर पर्सन जिसकी इनकम सब्जेक्ट टू एफटीआर है, हर वो बंदा जिसको लॉ कहते कि तुमने रिटर्न जमा करानी है, इन सारे लोगों को रिटर्न जमा करवानी होती है। क्या इसके अलावा और भी किसी को रिटर्न जमा करानी होती है? जी, एक लिस्ट है जिन लोगों को और भी रिटर्न जमा करनी। कौन है सर वो लोग? वो बंदा जो पिछले 2 साल से जिसकी इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी उसको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। वो बंदा जो लॉस को कैरिड फॉरवर्ड करना चाहता है वो भी रिटर्न जमा कराएगा। वो बंदा जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड्स की, कहां पर? म्यूनिसिपल लिमिट में, कैंट में या इस्लामाबाद में। वो बंदा जिसके पास फ्लैट है म्यूनिसिपल लिमिट में, कैंट में या इस्लामाबाद में, उसको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। वो बंदा जिसके पास 500 स्क्वायर यार्ड की इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कहां पर? रेटिंग एरिया में, उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। वो बंदा जिसके पास 200 स्क्वायर फीट का फ्लैट है रेटिंग एरिया में। अच्छा, अगर यही फ्लैट इस्लामाबाद, कैंट या म्यूनिसिपल लिमिट में हो तो कोई एरिया का तयन नहीं किया उसने, लेकिन जब रेटिंग एरिया की बात हुई है तो उसने बाकायदा बताया कि 200 स्क्वायर फीट है। जहां पर लैंड की बात थी वहां पर यार्ड्स की बात की थी, और जहां पर फ्लैट की बात है वहां पर स्क्वायर फीट की बात की। 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी हो, एनटीएन बना हो, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल बिजली का कनेक्शन और बिल 5 लाख से ऊपर हो। अगर एक बंदा बिजनेसमैन है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का मेंबर है, अगर एक बंदा इंजीनियर है और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर है, डॉक्टर है और पीएमडीसी का मेंबर है, लॉयर है और बार काउंसिल का मेंबर है, अकाउंटेंट है तो आईकेप या आईसीएमए का मेंबर है, इन मेंबर्स को, इन लोगों को रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। हर वो बंदा जिसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस 3 से 4 लाख के दरमियान है उसे भी रिटर्न लाजमी जमा करानी पड़ेगी। और हर वो बंदा जिसके लिए लाजिम है कि वो फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा कराए उसको भी रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। फॉरेन इनकम और एसेट किस बंदे के लिए लाजमी है जमा करवानी? हर वो बंदा जिसकी इनकम $10,000 या उससे ज़्यादा है, या जिसके एसेट्स $1,00,000 या उससे ज़्यादा है, उसको फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ेगी। ये सब वो लोग हैं जिनको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट या व्हीकल की मालिक होने की वजह से किसी बंदे को रिटर्न जमा करानी पड़ी है, जबकि वो खुद उसका मालिक, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फ्लैट या व्हीकल होने का मालिक होने की वजह से किसी बंदे को रिटर्न जमा करा रही है, जबकि खुद वो बंदा या विडो है, या ऑर्फन बिलो 25 है, या नॉन रेजिडेंट है, या डिसेबल्ड है, तो ऐसे बंदे को टैक्स वाले कहते हैं आप रिटर्न जमा मत करवाइए। खैर सर, किसी बंदे के पास पावर है कि वो आपको कहे रिटर्न जमा कराओ? जी बिल्कुल है। किसके पास? कमिश्नर के पास। कमिश्नर क्या करेगा? उसको लगता है कि अगर आपको रिटर्न जमा करानी चाहिए तो आपने रिटर्न नहीं जमा कराई तो आपको नोटिस दे देगा। जब वो आपको नोटिस दे देगा तो आपको वो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर? नोटिस के 30 दिन के अंदर। कमिश्नर पिछले 5 सालों में से किसी साल के बारे में भी कह सकते हैं रिटर्न जमा कराओगे, आपको रिटर्न जमा करानी पड़ेगी।
और अगर पिछले 5 साल में से किसी साल की रिटर्न आपने नहीं जमा कराई तो कमिश्नर पिछले 10 सालों में से किसी साल के बारे में भी कह सकते हैं कि रिटर्न जमा कराओ, तो आपको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। और अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो ये 5-10 साल की लिमिट नहीं है, कमिश्नर जितनी पुरानी भी चाहे उसको रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। और सर ये तो थी ना वो वाली बात जहां पर कमिश्नर का दिल चाह रहा है आप रिटर्न जमा कराओ तो कमिश्नर रिटर्न जमा कराएगा, तो आपको करानी पड़ेगी। कमिश्नर के पास एक और पावर भी है, अगर कमिश्नर ये चाहे कि 12 माह से कम पीरियड की रिटर्न जमा करवाओ, जबकि वो बंदा मर गया है या बैंकरप्ट हो गया या पाकिस्तान परमानेंटली छोड़ के जा रहा है या उसके अलावा कोई और रीजन है, तो आपको वो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी, आपको वो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। सर पावर टू कॉल रिटर्न एंड स्टेटमेंट। टू 2.4 इसमें ये सारी बात थी। आगे चलते हैं। पावर टू यानी एक बार पास पेपर में सवाल ये आ चुका है कि कमिश्नर अगर आपको 12 माह से कम की रिटर्न जमा कराने को कहे तो क्या वो ऐसा कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। पावर टू एनफोर्स, जी आप रिटर्न नहीं जमा कराए तो कमिश्नर क्या करेगा? सर आपका मोबाइल बंद कर देगा, आपकी सिम बंद कर देगा, आपका बिजली गैस का कनेक्शन बंद कर देगा, आपको मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ अगर आपने उम्रा के लिए जाना है तो जाने देंगे, अगर आप स्टूडेंट है तो जाने देंगे, अगर आप माइनर है तो जाने देंगे, वरना वो आपको मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देंगे। आपका जब फ़ोन बंद कर दिया, बिजली का कनेक्शन बंद कर दिया, आपने ये सारी बातें देखी, फ़ौरन टैक्स जमा कराया, तो टैक्स जमा कराने के बाद क्या ये कनेक्शन बहाल हो जाएगा? हाँ, ये जब सारी आप पेमेंट कर देंगे, ये बात कमिश्नर को बताई जाएगी, कमिश्नर ऑर्डर देगा तो आपका ये कनेक्शंस बहाल हो जाएंगे। अलबत्ता आप कनेक्शन नहीं काट सकते जब तक आपने टैक्स पेयर को नोटिस ना दिया हो और नोटिस में जो टाइम का हुआ है वो टाइम ना गुजर गया हो। आपने उनको कहा 1 माह के अंदर अंदर रिटर्न जमा कराओ, वो 1 माह गुजरने के बाद आप कनेक्शन काट सकते हैं, उससे पहले नहीं काट सकते। सर जी आपने रिटर्न फाइल करनी, रिटर्न कैसे फाइल करते हैं? सर आप अपने कवायद लिखेंगे, पार्टिकुलर लिखेंगे, उनको अटेस्ट कराएंगे, उसके बाद साइन करेंगे, उसके बाद अटेस्टेशन की बात नहीं है, साइन की बात है, उसके बाद जितनी पेमेंट बनती है टैक्स की वो जमा कराएंगे और वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा कराएंगे। अगर ये सारे काम करें तो आप फिर रिटर्न जमा करवा सकते हैं। कवायद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, साइन करें, ड्यू पेमेंट करें और वेल्थ स्टेटमेंट और फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट। रिटर्न जो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जाती है, रिटर्न जो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल की जा सकती है, जी बिल्कुल की जा सकती है, खुद भी करें। ई इंटरमीडिएट एक बंदा होता है, ई इंटरमीडिएट कौन होता है? जो टैक्स पेयर से उसके कागजात लेता है, इंफॉर्मेशन लेता है और एफबीआर के मुताबिक उसको डिजिटलाइज कर देता है, ऐसे बंदे को ई इंटरमीडिएट कहते हैं। ये ई इंटरमीडिएट के जरिए भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जब आपकी रिटर्न फाइल की गई है तो समझा जाएगा आपने खुद किया या आपकी मर्जी से किसी बंदे ने की। बाद में आप ये नहीं कह सकते भाई मुझे तो पता ही नहीं मेरी रिटर्न किसने फाइल कर दी, ऐसा नहीं होता। अगर वाकई में ऐसा हो जाए तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो रिटर्न फाइल की गई है आपने खुद नहीं की है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। सर आपने रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न में कोई तब्दीली करनी है तो क्या कर सकते हैं? तो इसका जवाब है रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। जी भाई कर सकते हैं। क्या तरीक़ेकार है? सर पहली बात यह है कि रिवाइज अकाउंट्स भी जमा कराने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है साइन करनी पड़ेगी, रीज़न ऑफ रिवीजन बतानी पड़ेगी।
तीसरी बात यह है कमिश्नर से इजाज़त लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज करें तो कमिश्नर से इजाज़त लेने की ज़रूरत। चौथी बात यह है कि रिटर्न रिवाइज सिर्फ तब होगी जब टैक्सेबल इनकम बढ़ रही हो और टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही। रिटर्न रिवाइज सिर्फ उस केस में होगी जब टैक्सेबल इनकम बढ़ रही हो और टैक्स लाइबिलिटी कम हो। जी सर, 4 बातें थी। बात नंबर 1, रिवाइज अकाउंट्स जमा कराएं। कमिश्नर चाहे तो किसी बंदे को कह सकता है कि तुम रिवाइज अकाउंट्स ना जमा कराओ। बात नंबर 2, रीजन ऑफ रिव्यू लिखिए जो साइन करें। बात नंबर 3, कमिश्नर से इजाजत लें, और अगर 60 दिन के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज किए तो कमिश्नर से इजाजत की जरूरत नहीं है। बात नंबर 4, रिटर्न रिवाइज करने के नतीजे में टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी और कम नहीं। बात नंबर 3 में दरमियान में एक पॉइंट लिखा हुआ है, आपने रिटर्न रिवाइज करनी थी, आपने कमिश्नर को कहा कि मैं रिटर्न रिवाइज करना चाहता हूं, कमिश्नर से पूछा। चूंकि 60 दिन के अंदर रिटर्न रिवाइज करनी थी तो कमिश्नर से पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपने रिटर्न रिवाइज करनी थी और आपको 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज करनी पड़ी तो आप कमिश्नर से पूछेंगे। आपने कमिश्नर से पूछा क्या मैं रिटर्न रिवाइज कर लूं, और उस पूछने के 60 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर ने जवाब नहीं दिया और रिटर्न रिवाइज करने की वजह से टैक्सेबल इनकम बहरहाल बढ़ी रही थी। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएं, आपने 60 दिन के बाद रिटर्न रिवाइज की, कमिश्नर से इजाजत लेनी थी, कमिश्नर से पूछा, कमिश्नर ने एप्लीकेशन, आपने जब कमिश्नर से पूछा उसके 60 दिन के अंदर कमिश्नर ने जवाब नहीं दिया और जो रिटर्न आपने रिवाइज करनी थी उसके से टैक्सेबल इनकम बढ़नी ही थी, तो समझा जाएगा कि कमिश्नर ने इजाजत दे दी। ये क्या है? रिटर्न रिवाइज करने की स्टोरी। सर अगली बात, अगर एक बंदा खुद वॉलंटरी अपनी मर्जी से रिटर्न रिवाइज करे तो कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन अगर एक बंदे को ऑडिट का नोटिस दिया जाए कि मुबारक हो हम आपकी रिटर्न चेक करने लगे हैं, वो बंदा कहे ओहो मैंने तो रिटर्न में कुछ चेंजेस करनी थी, तो इस केस में रिटर्न रिवाइज की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी, लेकिन 25% पेनल्टी लगेगी। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने रिटर्न फाइल की, उनको नोटिस दिया गया तुम्हारा ऑडिट होगा, तो वो डटे रहे कि नहीं हमने तो कोई गलती नहीं की। जब उसका ऑडिट हो जाएगा तो क्या दिया जाएगा? शो को। याद रखना, ऑडिट के बाद शो कॉज नोटिस दिया जाता है। शो दिखाओ कॉज, वजह क्या वजह थी कि तुमने ये गलत किया, इसकी वजह बताओ। जब उस बंदे को शो कॉज नोटिस दिया जाएगा तो पेनल्टी कितनी हो जाएगी? 50% पेनल्टी। सर अगला सवाल, आपने रिटर्न फाइल करनी है, आपने रिटर्न फाइल करनी है, तो सबसे पहले ये देखा जाएगा रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। तो भाई आपसे पूछा जाएगा भाई आप हैं कौन। अगर आप इंडिविजुअल या एओपी हैं और आपका ईयर एंड जो भी हो, रिटर्न फाइल करने की तारीख है 30 सितंबर। कोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, अक्सर अखबारों वो इश्तिहार भी आ रहा होता। अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है और आप कंपनी हैं तो मजीद देखा जाएगा कि आपका ईयर एंड पहले 6 माह है या आखिरी 6 माह है। चूंकि अगर आपका ईयर एंड पहले 6 माह है तो आप 31 दिसंबर को रिटर्न फाइल करेंगे, आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। और अगर आपका ईयर एंड आखिरी 6 माह है तो रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। मुश्किल तो नहीं लग रहा? अगर पहले 6 माह है तो 31 दिसंबर, और अगर आखिरी 6 माह है रिटर्न कब जमा करवानी है बता दिया। सर जी एक एग्जांपल है, ये देखिए, मिस्टर ए, इसका ईयर एंड है 30/6/2020, ये रिटर्न कब जमा कराएगा?
इंडिविजुअल है ना, साल खत्म होने के बाद 30 सितंबर जब आ रहा है तब। और अगर कंपनी और पहले 6 माह हो तो साल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर जब आ रहा है तब। और अगर कंपनी और आखिरी 6 माह हो तो साल खत्म होने के बाद 30 सितंबर जब आ रहा है तब। यही पढ़ाया ना। एक सवाल देखो, ईयर एंड है 30/9/2020, ये रिटर्न कब जमा कराएगा? कंपनी है, ईयर एंड आखिरी 6 माह है, तो रिटर्न कब जमा कराएगा? 30 सितंबर तो ईयर एंड है, तो इसके बाद जब 30 सितंबर आएगा, यानी ईयर एंड के बाद 30 सितंबर कब आना है? 30/9/2000। दिस इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ओ मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? दिस इज एग्जांपल नंबर 5। अच्छा जी, अब जाहिर बात है, आपको तो पता है हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों की पसंदीदा बात ही ये है कि पूछेंगे आखिरी डेट क्या है, और फिर उसके बाद कहेंगे कि हमें थोड़ी देर हो जाएगी। अगर अगर आखिरी तारीख बता दी गई है लेकिन आपको एक्सटेंशन चाहिए, आखिरी तारीख ड्यू डेट में तोसी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? ड्यू डेट में एक्सटेंशन चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप कमिश्नर को दरख्वास्त देंगे कि हमें एक्सटेंशन चाहिए। कमिश्नर क्या करेगा? ये दरख्वास्त आपने ड्यू डेट से पहले पहले देनी है। कमिश्नर क्या करेगा? कमिश्नर देखेगा पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बीमार हैं, ये क्या तकलीफ है, ठीक हो गया। कमिश्नर को लगा कि अगर आपका मौकफ, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, तो कमिश्नर आपको इजाजत दे देगा। कमिश्नर कितने दिनों की एक्सटेंशन देगा? 15 दिनों। और इससे लंबी एक्सटेंशन सिर्फ तब देगा जब उसे जस्टिफाई कर सकेगा। अगर कमिश्नर ने एक्सटेंशन नहीं दी तो आप किसके पास जा सकते हैं? चीफ कमिश्नर के पास। और अगर कमिश्नर ने एक्सटेंशन दी और आपको मजीद एक्सटेंशन चाहिए, तब भी किसके पास जाएंगे? चीफ कमिश्नर का फैसला फाइनल होगा। और आखिरी बात यह है कि जी आपको एक्सटेंशन मिल गई, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आपने गलत नहीं किया। आपने ड्यू टाइम पे टैक्स अदा नहीं किया तो डिफॉल्ट सरचार्ज तो फिर भी आपको अदा करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगली बात, मैंने 8 यूनिट पहले कराया, मैं 7 करा रहा हूं। अगर कोई बंदा अपना कारोबार बंद कर रहा है, डिसकंटिन्यू कर रहा है, तो क्या उसको रिटर्न जमा कराने की जरूरत है? तो टैक्स वाले कहते हैं अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू करने के 15 दिन के अंदर अंदर एफबीआर को बता देगा कि मैंने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, और फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स से टिल द डेट ऑफ डिसकंटिन्यूअंस उसको एक रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। अगर किसी ने कमिश्नर से को नहीं बताया, कमिश्नर साहब को खुद पता चल गया, तो कमिश्नर खुद नोटिस दे देगा कि भाई आपने अपना बिजनेस बंद किया, हमें तो बताते। और फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टैक्स ईयर टिल द डेट ऑफ डिस्काउंटेंस आपको एक रिटर्न जमा करानी पड़ेगी। ये वाली रिटर्न पूरे साल की रिटर्न नहीं होती, लेकिन इसको एक प्रॉपर रिटर्न माना जाता है, इसको एक प्रॉपर रिटर्न ट्रीट किया जाता है। ये वाली बात भी होगी। अब आ गई हमारी दो बातें, एक फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट और एक वेल्थ स्टेटमेंट। पहले फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट, ये तो मैं बता ही चुका हूं। हर वो बंदा जिसकी इनकम कितनी है? $10,000 फॉरेन इनकम है, या एसेट्स कितने हैं? $1,00,000, वो फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा कराएगा। फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट में क्या चीज लिखी होगी? फॉरेन इनकम कितनी है, फॉरेन एक्सपेंस कितना है, फॉरेन एसेट्स कितने हैं, फॉरेन लाइबिलिटीज कितनी है, कितने एसेट्स बेचे, कितने के बेचे, कितनी लाइबिलिटीज ली, कितने की ली, complete particulars of foreign income derived during the tax year and the expenditure wholly and necessary for the purpose of deriving the said income. जी सर, the commissioner may require any person being an individual who in his opinion was required to furnish the foreign income and asset statement, but कोई भी ऐसा बंदा जिसके बारे में कमिश्नर को लगता है कि यार इसको तो फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करानी चाहिए थी, इसने नहीं कराई, तो वो कमिश्नर उस बंदे को नोटिस देके कहेगा कि आप भी फॉरेन इनकम और एसेट स्टेटमेंट जमा करो।
लो सर, इस चैप्टर 14 की सारी बातें हो गई, बस आखिरी बात रह गई है सर। वो बात क्या है? वेल्थ स्टेटमेंट। सर वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? वेल्थ स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट। आप अपनी बैलेंस शीट में क्या करते हैं? अपने टोटल एसेट्स दिखा देते हैं, टोटल लायबिलिटीज लेस कर देते हैं, तो आपके पास टोटल वेल्थ आ जाती है। ये टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज ईयर एंड पर होते हैं, एज एट ईयर एंड, पता है ना सर? ये वाली ये। और वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है? ओपनिंग बैलेंस, इनकम फॉर द ईयर, एक्सपेंस लेस करेंगे, ये भी इसको वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कहते हैं। पिछले साल की वेल्थ ले लेंगे, इस साल की इनकम ऐड करेंगे, इस साल का एक्सपेंस लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? कैरेट डाउन आ जाएगी, क्लोजिंग वेल्थ आ जाएगी। सर जी समझ गए? वेल्थ, सर जी वेल्थ स्टेटमेंट में ये टोटल बात। आपकी किताब में दो सवाल हैं, एक E2 जो नदीम वाला सवाल है वेल्थ स्टेटमेंट का, और एक पास पेपर का देखिएगा, शायद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या नाम है उसका? जाहिद। ये दो सवाल वेल्थ स्टेटमेंट के आपने लाजमी करने। सर मैं आपको चैप्टर नंबर 14 15 से 20 मिनट में रिवाइज करवा चुका, और मैं यकीन माने आप भी इसी तरह ही इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। सिर्फ आपके 15 मिनट एक्स्ट्रा और लगेंगे, जाहिर बात है वेल्थ स्टेटमेंट और के सवाल करने में। जब वो सवाल कर लेंगे तो उसमें जो सीखा होगा वो उसी सवाल में लिख लेना, और जब फाइनल पेपर में के वाले से रिवाइज करेंगे तो वो वाली चीज़ें देख लेना जो आपने लास्ट टाइम गलत की।